अपन इसमें क्वेश्चन नंबर 21 तक अपन क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन नंबर 22 एक सीडी का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है। इस पर आधारित है, संतुलन पर आधारित, जिस पर आधारित अपन पहले भी 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि बड़े क्वेश्चन थे। ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपन सोल्व करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 22। तो पहले अपन इस क्वेश्चन को लिखें, जैसा चित्र में दिखाया गया है। यो क्वेश्चन की लाइन में पहले कहा जा रहा है कि कह रहे हैं चित्र में जैसा दिखाया गया है, ये यो कह सकते हैं जैसा चित्र में दिखा रहे हैं। इसे अपन यो भी कह सकते हैं। देखिएगा, मैं इसे इस तरह से कह देता हूं कि जैसा चित्र में दिखाया गया है, जैसा चित्र में दिखाया गया है, जैसा चित्र में दिखाया गया है, एक खड़ी होने वाली सीढ़ी के दो पक्षों, एक खड़ी होने वाली सीढ़ी के दो पक्षों, जैसा चित्र में दिखाया गया है, खड़ी होने वाली सीढ़ी के दो पक्षों बी ए तथा सी ए की लंबाई, बी ए तथा सी ए तथा सी ए की लंबाई 1.6 मीटर है, की लंबाई 1.6 मीटर है। ये क्वेश्चन में कहा। और इनको ए पर मीटर है और इनको ए पर कब्जा लगाकर जोड़ा गया। कब्जा स्टार्ट में मतलब हिंज, और इनको ए पर कब्जा यानी कि हिंज, उनको ए पर कब्जा लगाकर जोड़ा गया है। जैसा चित्र में दिखाया गया यानी चित्र बनेगा, एक खड़ी होने वाली सीढ़ी के दो पक्षों बी ए तथा सी ए की लंबाई 1.6 मीटर है और इनको ए पर कब्जा लगाकर जोड़ा गया है, हिंज लगा करके जोड़ा गया है। इन्हें ठीक बीच में 0.5 मीटर लंबी एक रस्सी डीई द्वारा बांधा गया है। इन्हें ठीक बीच में 0.5 मीटर लंबी रस्सी द्वारा, इन्हें ठीक बीच में 0.5 मीटर लंबी रस्सी द्वारा, लंबी रस्सी डीई नाम दे देते हैं उस रस्सी का नाम, ए बी सी के बाद डीई, लंबी रस्सी डीई द्वारा, इन्हें ठीक बीच में 0.5 मीटर लंबी रस्सी डीई द्वारा बांधा गया है। तो देखिए, चित्र में दिखाया गया है, चित्र अपन अभी बनाते हैं। एक खड़ी होने वाली सीढ़ी के दो पक्षों बी ए और सी ए की लंबाई 1.6 मीटर है और इनको ए पर कब्जा लगाकर यानी कि हिंज लगाकर इनको जोड़ा गया है। इन्हें ठीक बीच में 0.5 मीटर लंबी रस्सी डीई द्वारा बांधा गया है। सीडी बी ए के अनुदिश, सीडी बी ए के अनुदिश, सीडी बी ए के अनुदिश बी से 1.2 मीटर की दूरी पर स्थित, बी से 1.2 मीटर की दूरी पर स्थित, बी से 1.2 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु F से, दूरी पर स्थित
सी डी बी ए के अनुदिश बी से 1.2 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु एफ से 40 किलोग्राम का एक भार लटकाया गया है। बिंदु एफ से 40 किलोग्राम का बिंदु एफ से 40 किलोग्राम का एक भार लटकाया गया है। बिंदु एफ से 40 किलोग्राम का एक भार लटकाया गया है। फिर इसमें देखिए यानी कि किस तरह से है, पहले क्वेश्चन का अपन डायग्राम भी तो बना लें। देखिए भी इस तरह से ये ए है, ये बी है और ये सी, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखो और साथ में क्या दिया है कि यहां से ये दिया हुआ है आपको ए बी सी, फिर ये है डी और ये ई और यहाँ ये एफ से एक भार इन्होंने डब्ल्यू क्या है यहाँ से लटकाया गया है। तो देखो भाई क्वेश्चन में क्या करें, जैसा चित्र में दिखाया गया है एक खड़ी होने वाली सीढ़ी के दो पक्षों बी ए तथा सी ए की लंबाई 1.6 मीटर है। इसकी लंबाई 1.6 है, इसकी भी लंबाई कितनी है 1.6 मीटर है और इनको ए पर कब्जा लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे कब्जे से ही खुल जाएंगी। इन्हें ठीक बीच में 0.5 मीटर लंबी रस्सी डीई द्वारा बांधा गया है। रस्सी डीई के द्वारा बंधे हैं जिसकी लंबाई कितनी 0.5 मीटर है। सी डी बी ए के अनुदिश बी से 1.2 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु एफ, ये 1.2 मीटर हो गया, टोटल 1.6 है, ये 1.2 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु एफ से 40 किलोग्राम यानी डब्ल्यू का मान क्या है 40 किलोग्राम का एक भार लटकाया गया है। अब देखो ये तो इन्होंने इसके बारे में बताया, पूछ क्या रहे हैं वो देखें। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं यह मानते हुए कि फर्श घर्षण रहित है, यह मानते हुए कि फर्श घर्षण रहित है, यह मानते हुए कि फर्श घर्षण रहित है और सीढ़ी का भार उपेक्षणीय है। और सीढ़ी का भार उपेक्षणीय है, यानी सीढ़ी का जो भार है खुद का वो कैसा है नगण्य है। रस्सी में तनाव और सीढ़ी पर फर्श द्वारा लगाया गया बल, रस्सी में तनाव और फर्श द्वारा सीढ़ी पर लगाया गया बल, रस्सी में तनाव और फर्श द्वारा सीढ़ी पर लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। ये मान ये पूछ रहे हैं और स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वाकर्षण, इसका मान लेना है अपन को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपने पास क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर जो ये कह रहे हैं वो इस वैसा का वैसा इसमें डायग्राम के अंदर है। अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसा चित्र में दिखाया गया है खड़ी होने वाली सीढ़ी के दो पक्षों बी ए तथा सी ए की लंबाई 1.6 मीटर है, ये 1.6 ये 1.6 है। इनको ए पर कब्जा लगाकर जोड़ा गया है। इन्हें ठीक बीच में 0.5 मीटर लंबी रस्सी डी, इस रस्सी की लंबाई 0.5 मीटर है और यहां से सी डी बी ए के अनुदिश बी से 1.2 मीटर की दूरी पर बिंदु एफ है जहां से 40 किलोग्राम का भार लटका हुआ है, ये 1.2 है। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। ये अपन ने क्वेश्चन लिख लिया, एक बड़ा क्वेश्चन था लैंग्वेज के रूप में। अब देखिए इसका अपन अपने अकॉर्डिंग डायग्राम बनाए।
जो इसका अपन सॉल्यूशन लिख रहे हैं, इसका जो हल है उसमें देखो ये जैसे सीढ़ी ये किसी फर्श पर है, ये सिरा इसका ए है, ओहो ये सिरा इसका बी है, ए बी और ये सी, ये मैंने नाम दे दिया है। अब देखो भाई एक एक की वैल्यूज अपन को इसमें नोट करनी है, ध्यान रहे इसमें यहां बिल्कुल मध्य में ए बी सी और ये है डी और ये है इसका ई। तो देखो भाई ये जो डिस्टेंस है डी से ई तक की ये दी है इन्होंने 0.5 मीटर। ये 0.5 मीटर दी हुई है। फिर इसके बाद फिर और डिस्टेंस अपन देखें तो देखो भाई यहां अपन और डिस्टेंस देखें, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ले लो आप ताकि डिवाइडेशन हो सके इजीली दो भागों के अंदर। यहां ये बिंदु क्या है एफ है, इस बिंदु एफ से जो वेट लटका हुआ है जो कितना है 40 किलोग्राम डब्लू है ये। अब देखो ए बी सी डी ई फिर एफ ई एफ फिर अपन लेंगे इसमें जी फिर एच, ये इनके बिल्कुल मध्य का जो बिंदु है ये ले लेते हैं अपन जी, ये लो ये अपने पास जी आ गया है। अब देखो भाई ये अपने पास जी आ गया, जी के बाद ये एच, ये जी ये कैपिटल जी है और ये यहाँ क्या ले लिया मैंने इसको एच ले लिया है। अब देखिएगा इसके अंदर फिर से और भागों का अगर अपन देखें एच इसको नाम दे दो आप इसमें के, ये पॉइंट हो गए। अब जरा इस पर लगने वाले बलों को देखो, यहाँ से इसके ऊपर फर्श द्वारा सीढ़ी पर लगने वाला ये तो मैंने मान लिया प्रतिक्रिया बल R1 है और इधर ये जो प्रतिक्रिया बल है वो है R2। R1 और इसको नाम दे दिया है मैंने R2। रस्सी में जो तनाव बल है वो है T, ये ऐसे तो ये ऐसे, ये तनाव बल क्या है इसके अंदर T है। अब देखो ये अपन ने देख लिया है ये 0.5 तो ये हो जाएगा 1 मीटर हो गया। ये अब एक बार अपन इन सभी दूरियों को लिख ले भाई कि कौन कौन सी डिस्टेंस कितनी कितनी है। अगर ये डिस्टेंस अपन को सब पता होंगी तो अपन इसमें आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आघूर्ण का मतलब होता है दिया गया बल का मान इनटू आघूर्ण भुजा, तभी तो बल आघूर्ण ज्ञात होगा। यानी कि लंबवत जो दूरी है उसको अगर अपन बल से गुणा करें तो अपने पास क्या होगा इसमें बल आघूर्ण ज्ञात होगा। तो देखिएगा अब अपन पहले एक एक स्टेप को लिख दें, बी ए और सी ए इन दोनों का मान क्वेश्चन में कितना कहा है इन्होंने कि लंबाई 1.6 मीटर है भाई। ये जो लंबाई दी गई है ये तो है अपने पास 1.6 मीटर। फिर इसके बाद याद करो डीई, डीई की लंबाई इन्होंने दी थी 0.5 मीटर है। ये भी 0.5 मीटर अपन को दी हुई है। फिर इसके बाद अपन देखें बी एफ, बी से एफ तक की डिस्टेंस ये आपको दी है इन्होंने 1.2 मीटर। सारी डिस्टेंस अपन को इसमें दे रखी है 1.2 मीटर है। ये लो ये भी अपने पास आ गई है वैल्यू। डब्ल्यू इन्होंने अपन को दिया हुआ है, ये भार कितना है 40 किलोग्राम भार, यानी कि 40 इंटू जी न्यूटन, या मैं इसे कह सकता हूं ये 9.8 से गुणा कर दो आप 40 को। अगर मैं 40 को 9.8 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं
तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी 392 न्यूटन। ये मेरे पास बाहर का मान भी आ गया है, 392 न्यूटन आ गया है। अब मैं इसमें वैल्यू देखता हूँ BC की। देखो B से C की दूरी, ये है DE की डबल 2DE, BC बराबर 2DE होगा। अब देखो यहाँ कैसे, 2 तो 2 है, DE की वैल्यू 0.5, तो ये हो गई 1.0 मीटर, यानी 1 मीटर इसकी डिस्टेंस हो गई। अब मैं इसमें वैल्यू ले लूँ FH की, सभी डिस्टेंस को निकाल रहा हूँ मैं। FH, F से H तक, ये इसकी भी हाफ हो जाएगी, यानी DG अपॉन में 2 0.5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0.25 मीटर। ये हो गई है मेरे पास 0.25 मीटर। सॉरी, FH इज इक्वल टू, ये होगी DG की, सॉरी DG आएगा, DG की, ये DG की गलत कर दिया इसको, ये लिखने में मिस्टेक हो गई है। ये इस वैल्यू को मैं यहाँ ले लेता हूँ, DG ये वाली है भाई, DG ये हो गया है DE का हाफ। भाई DG का मतलब क्या है, FH, सॉरी FH ले रहे हैं ना, मतलब DG ले चुके हैं, FH DG का भी हाफ। अब देखो भाई DG है 0.5 का हाफ, किसका है, 0.5 का हाफ। अब 0.5 का हाफ कितना है, 0.25, यानी कि 0.25 अपॉन में 2, 0.25 यानी 0.125 मीटर। ये लो FH की वैल्यू भी अपन ने ले ली है। अब FS, जब ये वैल्यू अपने पास क्यों आ रही है, क्योंकि जो F है, जो F है वो AD का मध्य बिंदु है, A और D का, ये A और D का, चूंकि F AD का मध्य बिंदु है, F जो है वो AD का क्या है, मध्य का बिंदु है, इसलिए अपन ने इसको क्या ले लिया, इसकी ज्योमेट्री से इसका हाफ कर दिया है। अब देखो, अब मुझे AG की अगर वैल्यू निकालनी है तो आप गौर करें, AG ये वैल्यू निकालनी है मुझे, कारण है ये मुझे पता है, ये आधार है ये भी पता है, ये मुझे निकालना है लंब। अगर मुझे ये AG निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से AG इज इक्वल टू, देखो क्या इक्वेशन बन रही है, AG इज इक्वल टू DA का, या यो कह सकता हूं AD का स्क्वायर माइनस DG का स्क्वायर। देखिएगा फिर से क्या कह रहा हूं मैं, AG मुझे कैलकुलेट करना है, ये रहा AG, ये मुझे DG है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। तो देखो कर्ण का स्क्वायर यानी कि AD का स्क्वायर माइनस DG का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर, तो बराबर क्या बचेगा मेरे पास, लंब के रूप में, और उसका स्क्वायर का क्या कर लिया मैंने, रूट कर लिया है। अब ये वैल्यूज देखें आप कितनी कितनी है, देखो AD का स्क्वायर, AD कितना है, टोटल ये जो डिस्टेंस है मेरे पास ये कितनी है, 1.6 है, तो ये 1.6 का क्या हो जाएगा, हाफ। का हाफ, ये लो भाई AD इज इक्वल टू, चलो ये भी लिख देते हैं अपन ताकि इजी हो जाए, AD इज इक्वल टू, क्योंकि मध्य का बिंदु है, AB का हाफ यानी 1.6 0.8 मीटर, तो इसे मैं सीधा ही 0.8 मीटर ले देता हूँ इसे, ये डायरेक्ट ही मैं इसे क्या ले दूंगा, 0.8 मीटर का स्क्वायर माइनस DG, देखो ये DG अपन ले चुके हैं पहले वैल्यू,
dg/2। इन dg की वैल्यू है 0.25, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस ये 0.5 है, ये बिल्कुल इसका मिडिल है या सेंटर है, तो ये 0.5 का क्या हो गया, हाफ, यानी कि 0.25। इसे आपने लिया 0.25 का ये लो स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन आप करके देखें, अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 0.76 मीटर। ये आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके जरूर देखें, मैं इसे डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 0.76 मीटर। यहाँ मैं इस वैल्यू को डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप इसे कैलकुलेट करके जरूर देखें कि ये वैल्यू आपके पास 0.76 आएगी। वे आपका टाइम बचा है, इसलिए कैलकुलेशन को मैंने सीधा डायरेक्ट यहाँ वैल्यू को लिख दिया है कि इसको स्क्वायर करके इसमें से घटा के जब अपन उसका रूट ले रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.76 मीटर। ये आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके जरूर देखें। अब अपने पास सभी डिस्टेंस अपने पास आ गई है। अब अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं, पूछ क्या क्या रहे हैं। देखिए ये पूछ रहे हैं एक तो रस्सी में तनाव, फिर ये पूछ रहे हैं फर्श द्वारा सीढ़ी पर लगाया गया बल। फर्श द्वारा सीढ़ी पर लगाया गया बल R1 और R2 है, और रस्सी में तनाव क्या है, T है। रस्सी में तनाव क्या है अपन ले लेते हैं, उसे T लिखते हैं। तो देखो भैया अगर मुझे T कैलकुलेट करना है, ये लो रस्सी में तनाव बल क्या है, T है, यानी कि मुझे 3 वैल्यूज ज्ञात करनी है। इसका मतलब मुझे 3 समीकरणों की इसमें क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं समीकरण बनाता हूं स्थानांतरीय संतुलन हेतु। तो देखो मैं उसको यहां से लिख रहा हूं, स्थानांतरीय संतुलन हेतु। देखो पहले इसकी बात करो, स्थानांतरीय संतुलन के लिए अपन क्या देखेंगे कि R1 इस डायरेक्शन में है ऊर्ध्वाधर, R2 इस डायरेक्शन में है, और W कहाँ है, नीचे की ओर है। ये दोनों ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ये ऊर्ध्वाधर क्या है, नीचे की ओर। स्थानांतरित संतुलन के लिए इनका जो योग है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, यानी कि R1 प्लस R2 माइनस W इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, शून्य। या मैं इस समीकरण को कह सकता हूं R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, W, या R1 प्लस R2 इज इक्वल टू होना चाहिए mg। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखें आप, R1 प्लस R2, m कितना है 40, g की वैल्यू है 9.8, यानी कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 392 न्यूटन। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। R1 प्लस R2 अगर मेरे पास आ गया है, अब अगर मेरे पास से R1 माइनस R2 भी ज्ञात हो जाए तो मेरे पास पहले वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी R1 और R2 की। अगर मेरे पास R1 प्लस R2 तो आ चुका है, अगर R1 माइनस R2 भी अगर मैं ज्ञात कर लेता हूं तो मुझे R1 R2 दोनों की वैल्यू ज्ञात करना क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो इसके लिए घूर्णी संतुलन के लिए ए के सापेक्ष देख रहा हूं मैं, घूर्णी संतुलन हेतु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, और देखो ये आप अच्छे से जान चुके हो कि क्लॉकवाइज आघूर्ण और एंटी क्लॉकवाइज आघूर्ण, एक को प्लस ले रहे हैं, एक को क्या ले रहे हैं अपन, माइनस ले रहे हैं। आघूर्णों का सिद्धांत जब अपन ने पढ़ा था वहां इस पॉइंट को अपन ने डिस्कस किया था। तो देखो घूर्णी संतुलन हेतु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर इक्वेशन क्या बनेगी, देखो ये है इधर डायरेक्शन में माइनस R1, और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन जो ले रहे हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है इसकी बी से के तक की, क्योंकि ए के सापेक्ष ले रहे हैं ना, बी के प्लस ये तो अपने पास R1 का गया, प्लस mg। अब आ जाओ इस mg पर, बाहर W, इसके लिए डिस्टेंस कितनी आ रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस FH इंटू FH, प्लस दो बल तो अपने पास ये आ गए, तीसरा बल है मेरे पास ये R2। अब इस R2 के लिए देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, CK इंटू ये आ गई है इक्वेशन मेरे पास CK, प्लस एक फोर्स मेरे पास अब क्या रह गया है T। तो देखो भाई इस T के लिए भी देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ रही है, DG,
सॉरी एजी, ए से जी तक, यानी कि टी इंटू एजी। अब देखो ध्यान रखना भाई, इसके लिए टी एजी एक में तो प्लस के लिए होगा और एक में क्या होगा माइनस के लिए, माइनस टी एजी इजिकल टू क्या होना चाहिए मेरे पास, 0 होना चाहिए घूर्णी संतुलन के लिए। अब मैं इसमें एक एक की वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो माइनस R1 बी के, बी से के तक, देखो ये टोटल डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये कितनी हो गई 0.5, यानी बी के और सी के, यह लिख देता हूं मैं, बी के इज इक्वल टू सी के इज इक्वल टू 0.5 मीटर प्लस एम की वैल्यू तो भाई मुझे पता है ये, और m इंटू जी की वैल्यू भी पता है कितनी 392 है, इंटू एफ एच कहीं मैंने इसकी वैल्यू निकाली हुई है पहले ही देखो, एफ एच इज इक्वल टू 0.125 प्लस R2 सी के की वैल्यू 0.5, टी भाई टी तो वैसे भी कैंसिल हो गया है, तो ये लो यहीं पहले कैंसिल कर दो, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मेरे पास एक ही आ गई। अब इस इक्वेशन से R1 और R2 देखो, इसको अपन सोल्व करके देखें तो इक्वेशन किस फॉर्मेट में मेरे पास बन के आती है, वो देखो 392 0.125, R2 0.5, ये भी है, R1 भी 0.5। अब मुझे इसको थोड़ी सी एक स्टेप्स को सोल्व कर ले, तो देखिए भाई इसके आगे की, यहां तक की स्टेप्स तो मैंने यहां ले ली है। अब इसकी स्टेप्स को अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये इक्वेशन बनेगी मेरे पास R1 माइनस R2, इसको इधर ट्रांसफर कर लूंगा, इसे आप हल करके जरूर देखें ताकि समय बचे आपका। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं ताकि समय आपका बच सके। तो R1 माइनस R2, ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास ये आ जाएगी 98 न्यूटन, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप गौर कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 तो मेरे पास ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब मुझे इनकी अगर वैल्यू निकालनी है तो गौर कीजिए, मैं इनको अगर समीकरण 1 को और समीकरण 2 को अगर जोड़ता हूं तो R2 कैंसिल हो जाएगा, R1 की वैल्यू आ जाएगी। इस R1 की वैल्यू किसी एक दूसरी इक्वेशन में रख दो आप, तो इस तरह से मेरे पास R1 और R2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी बड़े सिंपल तरीके से। तो देखो यहां मैं स्टेप में लिख रहा हूं, समीकरण 1 वे समीकरण 2 को समीकरण 1 वे समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो देखिए R1 प्लस R2 प्लस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 392 प्लस 98। देखो भाई R2 माइनस का R2 प्लस का कैंसिल हो गया, ये हो गया मेरे पास 2R1 इज इक्वल टू 392 प्लस 98, यानी कि 490 मेरे पास ये आ गए हैं। R1 इज इक्वल टू 490/2, 490/2। अब इसको अपन डिवाइड कर लें तो देखो 490 यानी कि 245, 402 ये हो गया 245, तो R1 इज इक्वल टू आ गया है 245 न्यूटन, ये लो। अब इस R1 का मान किसी भी समीकरण में आप रख दें, चाहे तो समीकरण 1 में रख दें या फिर आप इस मान को रख दें किसमें, समीकरण 2 में, किसी भी एक समीकरण में रख करके आप इसके मान को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो मैं अगर इस वैल्यू को अगर रखता हूं तो देखो R1 का उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर R1 की जगह कितना रखने अपन 245 प्लस R2 इज इक्वल टू 392, या
R2 इज इक्वल टू 392 माइनस 245, 392 माइनस 245, ये रह गए 147 न्यूटन। यानी कि अब मेरे पास जो वैल्यू आ गई है R2 इज इक्वल टू 147 न्यूटन। ये तो मेरे पास यहाँ ये तो आ गया है R1 और ये आ गया है R2। तो एक पार्ट तो अपन ने इसका सोल्व कर लिया है कि R1 की वैल्यू अपने पास कितनी है और R2 की वैल्यू कितनी है। ये दो वैल्यूज तो अपने पास इसके अंदर क्या हो गई है, कैलकुलेट हो गई है, R1 और R2 की वैल्यू। अब अपन को ज्ञात करना है तनाव। अब देखिएगा टेंशन T निकालना है रस्सी के अंदर। अब T को ज्ञात करने के लिए ध्यान रहे, अगर मैं समीकरण एक को देखता हूं तो इसके अंदर कहीं T1 T2 नहीं है, T नहीं है, इसके अंदर T है लेकिन वो कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब मुझे जो आघूर्ण है अब AB के भुजा AB के सापेक्ष अगर मैं आघूर्ण ले लूं तो एक T आ जाए, या फिर वो भुजा AC के सापेक्ष अगर आघूर्ण ले लूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ सकती है। एक बार आप इस क्वेश्चन को यहां तक नोट करें, फिर इससे आगे फिर अपन इसे सोल्व करते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लें, यानी कि R1 और R2 की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। ये R2 है और ये क्या है, R1 है। अब मैं इसके अंदर T की वैल्यू और क्या करने जा रहा हूं, कैलकुलेट करने जा रहा हूं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एज इट ऐसे कैसे एक बार आप इसे नोट कर लें, देखिएगा। तो ये आपने देख लिया कि R1 और R2 अपन इसमें कैलकुलेट कर चुके हैं। अब अपन को कैलकुलेट करना है इस तनाव T को, जो कि रस्सी के अंतर्गत आ रहा है। तो इसके लिए भुजा AB के घूर्णी संतुलन हेतु तो अपन क्या करेंगे, A के सापेक्ष आघूर्ण ले लें। या तो भुजा AB ले लो या भुजा क्या ले लें अपन, AC ले लें। चलो AB कोई सी भी एक भुजा ले लो। तो देखो भुजा AB के भुजा AB के घूर्णी संतुलन हेतु, भुजा AB के घूर्णी संतुलन हेतु A के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर अगर A के सापेक्ष अपन अगर आघूर्ण लेते हैं तो देखो भुजा AB के घूर्णी संतुलन हेतु A के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, अब देखें यहां अगर अपन वैल्यूज देखते हैं, कैलकुलेशन इसकी करते हैं, तो आप इसके अंदर क्या पाएंगे, आघूर्ण लेने पर देखो -R1, क्योंकि इस तरफ ही आ रहा है, -R1। फिर इसके लिए भुजा कितनी है, ये B के लंबवत भुजा इसकी है B के, फिर प्लस कर लो। फिर अपन लेंगे इसके अंदर mg, और mg के लिए लंबवत भुजा कितनी है W के लिए, FH, ये लीजिए, ये मैंने FH ले ली, प्लस फिर इस भुजा AB के लिए ले रहा हूं। तो अब देखिएगा तनाव T के लिए भुजा कितनी है AG, और इजिकल टू ये क्या होगा 0। अब आप इनकी केवल वैल्यूज पुट कीजिए भाई, -R1 की वैल्यू अपने थोड़ी देर पहले ही निकाली थी, जस्ट वो आई थी 245 न्यूटन, तो ये आ गया है 245। BK की वैल्यू है 0.5, यानी -245 इंटू 0.5, प्लस mg की वैल्यू आपको पता है 392 थी। FH की जो लेंथ थी वो थी 0.125 प्लस T। अब आ जाओ किस पे, AG पर, A से G तक ये अपन कैलकुलेट कर चुके थे, और यहां ये वैल्यू आई थी मेरे पास, ये रही AG की वैल्यू।
0.76, इसीलिए इसको पहले ही अपन ने कैलकुलेट कर लिया 0.76 इज इक्वल टू 0। अब अपने पास सारी वैल्यूज हैं। अब आप देखो भाई, अब इसकी अपन को कैलकुलेशंस करनी है, यानी कि मेरे पास ये t इज इक्वल टू, अब जो वैल्यूज मेरे पास आ गई है ये आ गई है 122.5 माइनस 49, 122.5 माइनस 49 अपॉन में 0.76, यानी कि 122, चलो इसे गुणा कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, माइनस 245, तो ये हो गया है 122.5 प्लस 392 को 0.125 से गुणा करवाओ, 392 को 0.125 से अगर अपन गुणा करते हैं तो ये अपने पास आता है 49 प्लस 0.76t इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे के हिस्से को भाई मैं यहाँ इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखो 0.76t इज इक्वल टू, माइनस इधर आके प्लस का हो जाएगा 122.5 माइनस 49.0, फिर देखिएगा t इज इक्वल टू 122.5 माइनस 49.0 अपॉन में 0.76। फिर देखो रस्सी में तनाव t तो कैलकुलेट करना है, तो 122.5 माइनस 49.0 यानी कि ये वैल्यू हो गई 73.5 अपॉन में 0.76, 73.5 अपॉन में 0.76 यानी 96.7 न्यूटन। रस्सी में तनाव इतना हो गया जिससे मैं 97 न्यूटन भी कह सकता हूँ। यानी कि यूं कहा जा सकता है कि जो बल लग रहे हैं उनके भी मान अपने पास आ गए। तो देखो यूं कह सकते हैं अपन, अतः फर्श द्वारा फर्श द्वारा सीढ़ी पर लगाया गया बल, अतः फर्श द्वारा सीढ़ी पर लगाया गया बल R1 इज इक्वल टू 245 न्यूटन वे R2 इज इक्वल टू 147 न्यूटन एवं रस्सी में तनाव कैपिटल T इज इक्वल टू, ये आया है मेरे पास लगभग 97 न्यूटन है। ये यहां जाकर के अपना ये क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो सोल्व हुआ है। बड़ा क्वेश्चन था, काफी कैलकुलेशंस वगैरह थी, लेकिन क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 22 के बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 और 24 दोनों ही बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस टाइप के क्वेश्चन है उनको अपन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है कि कोई व्यक्ति किसी घूमते प्लेटफॉर्म पर है, उस व्यक्ति का और प्लेटफॉर्म का जड़ता गुण दिया हुआ है। अब उसमें कह रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति अपने हाथों को सिकोड़ लेता है तो उसका नवीन कोणीय संवेग क्या होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन अपन इसके आंकिक प्रश्नों में जो अनसोल्व क्वेश्चन है उनमें अपन सोल्व कर चुके हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है। फिर इसी में कह रहे हैं कि उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि जो हो रही है या नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, तो ये अपन को इसमें ज्ञात करना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे देख लें, फिर उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन नंबर 23 की अपन बात करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन में कोई व्यक्ति घूमते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। कोई व्यक्ति एक घूमते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। एक घूमते हुए कोई व्यक्ति एक घूमते हुए एक घूमते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। उसने अपनी दोनों बाहें फैला रखी है। उसने अपनी दोनों बाहें फैला रखी। कोई व्यक्ति घूमते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसने अपनी दोनों बाहें फैला रखी है और उनमें से प्रत्येक में प्रत्येक में यानी प्रत्येक भाग के अंदर 5 किलोग्राम भार पकड़ रखा है। प्रत्येक में 5 किलोग्राम भार पकड़ रखा है। ये हर एक भुजा के अंदर उसने क्या कर रखा है? 5 किलोग्राम का भार पकड़ रखा है। प्लेटफॉर्म का कोणीय चाल 30 ReV अपॉन में मिनट है। प्लेटफॉर्म का ये कह सकते हैं प्लेटफॉर्म की कोणीय चाल 30 चक्कर प्रति मिनट है, यानी कि 30 रिवॉल्यूशन पर मिनट है। ये अपन को दी गई है। फिर आगे देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? फिर वे व्यक्ति बाहों को अपने शरीर के निकट ले आता है। फिर वह व्यक्ति बाहों को अपने शरीर के निकट ले आता है, यानी कि बाहों को क्या करता है? सिकोड़ लेता है, जिससे घूर्णन अक्ष से प्रत्येक भार की दूरी घूर्णन अक्ष से घूर्णन से प्रत्येक भार की दूरी घूर्णन अक्ष से प्रत्येक भार की दूरी घूर्णन अक्ष से प्रत्येक भार की दूरी 90 सेंटीमीटर से बदलकर भार की दूरी 90 सेंटीमीटर से बदलकर 20 सेंटीमीटर हो जाती है। यानी कि जब बाहें उसने फैला रखी थी तो घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी थी? 90 सेंटीमीटर थी। बाहों को ऐसे सिकोड़ लिया तो दूरी कितनी बच गई घूर्णन अक्ष से? 20 सेंटीमीटर। यानी कि
जड़त्व आघूर्ण का मान हाथों को सिकोड़ने पर क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि कोणीय वेग बढ़ गया। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि अब कोणीय वेग कितना हो गया है, नवीन 90 सेंटीमीटर से बदलकर 20 सेंटीमीटर हो जाती है। प्लेटफॉर्म सहित, आगे क्वेश्चन में देखो, प्लेटफॉर्म सहित व्यक्ति के जड़त्वाघूर्ण का मान, प्लेटफॉर्म सहित व्यक्ति के जड़त्व आघूर्ण का मान, प्लेटफॉर्म सहित व्यक्ति के जड़त्व आघूर्ण का मान 7.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें देखो क्या क्या वो ज्ञात करवा रहे हैं वो देखिएगा। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले ज्ञात करवा रहे हैं उसका नया कोणीय वेग क्या है, उसका नवीन कोणीय वेग क्या है, पहले तो ये पूछ रहे हैं। साथ में कह रहे हैं घर्षण की उपेक्षा कीजिए, घर्षण को अपन को शामिल नहीं करना है। नंबर सेकेंड, इसी क्वेश्चन में फिर ये क्या कह रहे हैं, क्या इस प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, क्या इस प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, यानी गतिज ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन आता है नहीं आता है, यदि नहीं तो इसमें परिवर्तन स्रोत क्या है, यदि नहीं तो इसमें परिवर्तन स्रोत क्या है। ये देखो, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन के डाटा पूरे लिख ले जो जो अपन को दिए गए हैं। देखो, सबसे पहले कोई व्यक्ति अपने घूमते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, कोई व्यक्ति एक घूमते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसने अपनी दोनों बाहें फैला रखी हैं और उसमें से प्रत्येक में 5 किलोग्राम भार है, यानी कि M1 या M2 कोई सा भी भार कह दो, दोनों ही भार जो दे रखे हैं, यही कह सकता हूं मैं, क्योंकि एक जड़त्वाघूर्ण के रूप में आ जाएगा M2 और दूसरा मैं कह देता हूं M3, दोनों ही कितने हैं, 5 किलोग्राम है। ये आपको दे रखा है। प्लेटफॉर्म की कोणीय चाल 30, यानी कि पहला जो कोणीय वेग है मैंने मान लिया ओमेगा, 30 चक्कर प्रति मिनट, ये अपन को दिया हुआ है। फिर व्यक्ति बाहों को शरीर के निकट ले आता है, जिससे घूर्णन अक्ष से प्रत्येक भार की दूरी 90 सेंटीमीटर से बदलकर क्या होती है, 20 सेंटीमीटर हो जाती है। यानी मैं कह सकता हूं बाहों को सिकोड़ने पर सिकोड़ने से पूर्व R2 और R3 दोनों जो दूरियां हैं, दोनों ही दूरियां कितनी हैं, 0.9 मीटर। फिर बाहों को सिकोड़ने के बाद
R2 और R3 ये हो गए हैं 20 सेंटीमीटर। इसको भी अपन पहले ये लिखें 90 सेंटीमीटर यानी कि 0.9 मीटर। 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.20 मीटर है। नवीन कोणीय वेग ओमेगा डैश मान लेता हूँ, ये मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो बाहों को सिकोड़ने के बाद ये इसे मैं डैश कह देता हूँ। अब अपन सोल्व करते हैं एक एक पार्ट को। एक हाँ इसने एक और काम कहा है, वित्तीय जड़ता हूँ 7.6 है भाई, यानी कि आई और पर वो दिया हुआ है वो है 7.6। कितना दिया हुआ है 7.6, इसे मैं I1 कह देता हूँ। 7.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ये तो खैर अपने लिए दोनों के लिए फिक्स रहेगा। अब देखिएगा नंबर फर्स्ट, पहला क्या कह रहा है, उसका नवीन कोणीय वेग क्या है। तो इसमें सिंपल सा आप लगा दें कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या कहता है कि बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में किसी भी निकाय का कुल कोणीय संवेग क्या रहता है, नियत रहता है, यानी कि टो वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो जे वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां आप लिख सकते हैं कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। इसके सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, हाथों को सिकुड़ने से पहले का कुल कोणीय संवेग और हाथों को सिकुड़ने के बाद का कुल कोणीय संवेग क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि आई डैश ओमेगा डैश इज इक्वल टू आई ओमेगा। ऐसा ही तो मैं कह सकता हूं। लेकिन देखो इस कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत को अपन अप्लाई करें उससे पहले अपन इसका हाथों को सिकोड़ने से पहले का कुल जड़ता गुण और हाथों को सिकोड़ने से पहले का और सिकोड़ने के बाद का कुल जड़ता गुण भी तो ज्ञात कर लें, क्योंकि आवश्यकता तो उसी की पड़ेगी अपन को। तो देखिए भाई पहले अपन कुल टोटल आई देखें, तो देखो एक तो है I1 जो कि इसका दिया हुआ है, एक हो जाएगा मेरे पास M1 R1 का स्क्वायर क्योंकि हाथों की लंबाई दी हुई है, M2 R2 का स्क्वायर। तो पहले ये कैलकुलेट कर लो। देखो I1 तो है मेरे पास 7.6, M1 है मेरे पास 5, 0.9 का स्क्वायर 5, 0.9 का स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट करें 9 0.81 0.81 इंटू 5। यहाँ इसे जब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तो देखो 7.6 प्लस 5 इंटू 0.9 यानी कि ये आएगा 15.7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये लो पहला जड़ता गुण। ये तो है हाथ जब फैला रखे और हाथों को सिकुड़ने पर जो जड़ता गुण मेरे पास आ रहा है जिसे कि मैं आई डैश कह दूं, तो ये होगा देखो भाई I1 प्लस M2, सॉरी ये आएगा M2 R2 M3 R3। तो ये हो जाएगा I1 प्लस M2 R2 डैश का स्क्वायर प्लस M3 R3 डैश का स्क्वायर। ये लो I1 की वैल्यू है 7.6, M2 की वैल्यू है 5, R2 डैश 0.20 स्क्वायर प्लस 5 0.20 स्क्वायर। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 7.6 7 यानी कि 8.0 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बाद में जड़त्व गुण कम हो गया है यानी कि कोणीय वेग तो बढ़ना उसका क्या हो गया है, तय हो गया है। तो देखिए अब अपन अप्लाई करेंगे कोणीय संवेग संरक्षण
के सिद्धांत से क्या होगा, आई डैश ओमेगा डैश इज इक्वल टू आई ओमेगा, या ओमेगा डैश इज इक्वल टू आई ओमेगा अपॉन में आई डैश। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कीजिए। देखो आई की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, टोटल 15.7, ओमेगा है 30, जो यूनिट इसमें दे रखी है वो यूनिट आ जाएगी क्योंकि अपन यूनिट चेंज की नहीं है, और आई डैश है मेरे पास 8, ये लो जी, यानी कि 15.7 यानी कि ये हो जाएंगे 2 से 15/4, 15/4। चलो सीधा कैलकुलेशन ही कर दें अपन। 7.5 4, 7.5 अपॉन में 4, 7.5 अपॉन में 4, यानी कि 15.7 इंटू 30 अपॉन में 8, ये हो गया 59। ये लो, उसी यूनिट के अंदर कोणीय वेग आ गया 59, जबकि पहले कितना था 30, यानी कोणीय वेग के मान में क्या होगी, वृद्धि। तो ये फर्स्ट पार्ट अपन ने इसका सोल्व कर लिया। अब अपन सेकंड जो इसके अंदर पूछ रहे हैं वो देखिए, सेकंड पार्ट के अंदर ये क्या कह रहे हैं। सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं क्या इस प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, यदि नहीं तो इसमें परिवर्तन का स्रोत क्या है। तो मैं कहता हूं इस क्रिया में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, बल्कि हाथों को सिकोड़ने पर, कार्य करने से गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो इसका आंसर अपन क्या देंगे, इस क्रिया में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। इस क्रिया में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, बल्कि हाथों को सिकोड़ने पर, को सिकोड़ने पर, यानी उनको समेटने पर, बल्कि हाथों को सिकोड़ने पर कार्य करने से, सिकोड़ने पर कार्य करने से गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ये लो, बल्कि हाथों को सिकोड़ने पर कार्य करने से गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। यह एक क्वेश्चन अपने कर लिया है। इसी तरह का एक पहले एक क्वेश्चन और था, उसमें तो ये भी पूछा जा रहा था कि गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। यहाँ तो अपन ने केवल ये पूछा है कि क्या इस प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, यदि नहीं तो इसमें परिवर्तन का स्रोत क्या है। परिवर्तन स्रोत क्या है, हाथों को सिकोड़ने पर कार्य हो रहा है, और वो कार्य से क्या कर रहा है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। क्योंकि मांसपेशीय जो ऊर्जा है, ये कह सकते हैं मांसपेशीय मस्कुलर जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में चेंज हो रही है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे कैसे नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ध्यान रखें। यानी क्वेश्चन नंबर 23 तक अपन ने क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि एक गोली जो है वो किसी दरवाजे के बिल्कुल मध्य में जाकर के धंसती है और दरवाजा कितने कोणीय वेग से फिर घूम रहा है, उस टाइप का एक क्वेश्चन है, जिसको कि अपन नेक्स्ट सोल्व करने जा रहे हैं। तब तक आप इसे नोट कीजिएगा।